नमस्कार। हम देख रहे थे 10th महाराष्ट्र का साइंस पार्ट 2 का पहला चैप्टर्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। हेरिडिटी होता क्या है ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। देन इवोल्यूशंस क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में देखा है, ठीक है। और इस लेक्चर में देखेंगे कि जो इवोल्यूशन थ्योरी दी गई थी, उसके जो कंसेप्ट दिए गए थे वो माने कैसे, क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक लोग भगवान को भी नहीं मानते। तो इतनी बड़ी हिस्ट्री को, इतनी बड़ी कंसेप्ट को लोग आसानी से माने कैसे। इसीलिए कुछ साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी, उसके कुछ प्रूफ दिए और उसी प्रूफ को कहा जाने लगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन दिए गए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हर साल कोई ना कोई 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं ये एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है। उसकी डेफिनेशन के साथ अगर हम स्टार्ट करें, द evidence is overlasting, right? It's a overlasting, ये कंटिन्यूस होता रहता है। ओवरलास्टिंग प्रोसेस होती है, ये हमेशा कंटिन्यूस होते रहता है, राइट। कैसे होता है ये? चेंजेस के साथ, ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंजेस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एंड द प्रूफ of support this theory, proof of support this process called evidence of evolution। इतना समझो, evidence of evolutions। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कहता क्या है कि एविडेंस इज ओवरलास्टिंग प्रोसेस। वी नो दैट वे कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं, स्लो प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले जो प्रूफ है उसको कहा जाता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इज रियली बेसिक थिंग्स। चलो अगला पॉइंट हमारा वन बाय वन देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस में, ठीक है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, सबसे पहला जो आता है कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मेरे हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो आपको अंदर से दिख रहे हैं, बाहर से, ठीक है। जो बाहर से दिख रहे थे कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी लोग अंदर से कैसे पता नहीं, लेकिन बाहर से लोग तो मस्त दिखते हैं और उसी को कहा जाता है भाई ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो पहला जो एविडेंस दिखा गया था वो था मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अब इसकी जो दी थी ना तेरी, ये आज से तकरीबन 2500 साल से भी पहले, 3000 साल पहले हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने उसके बारे में बताया गया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। देन होता क्या इसमें, इसमें दो प्रूफ गए थे, एक था एनिमल्स का और एक प्लांट के रिगार्डिंग दिए गए थे, ठीक है। कुछ प्लांट के रिगार्डिंग, कुछ एनिमल के रिगार्डिंग। अब समझो एनिमल्स के जो एयर पिन्नास होते हैं, ठीक है, एयर पिन्ना या फिर आईज होते हैं, ये आईज आपको सर के पीछे नहीं मिलेंगे। एनिमल्स के जितने भी एनिमल्स है, सारे एनिमल्स ले लो आप, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है जिनको आंखें प्रॉपर थी, वो आपको सर के पीछे या फिर ऐसे इधर किधर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पीठ के पीछे लग गया और वो देखो पीछे से भी दिख रही है, आपको पीछे नहीं, मतलब सोचो यार, एक आंख पीछे होती है और एक आंख ऐसे आगे आगे पीछे होता, मतलब किधर भी चलो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नेचर ने ऐसा नहीं किया, सबको आंखें कहां पे दी? हमारे सर के ऊपर, सामने, ताकि हम सामने देख सके, ठीक है। चलो, तो इसलिए ये एनिमल्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ, बता दे भी कैसा। दूसरा प्लांट, अब प्लांट के वेनेशन ले लो,
ठीक है, आप प्लांट के वेनेशंस ले लो। अब ये वेनेशन होता क्या है भाई, व्हाट इज वेनेशंस? समझो एक लीफ है इस प्रकार से, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब लीफ के ऊपर जो वेन्स होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, ये कॉल्ड एज वेन्स। ये होता है लैमेला, ठीक है, दिस इज मिड रिब, पिटियोल। अब सारे लीफ आपको इस प्रकार से दिखेंगे, कुछ वेन्स होते हैं, कुछ लैमेला होते हैं, सारे के सारे। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ आया लीफ और इस प्रकार से बन गया, ऐसा लीफ नहीं दिखेगा आपको। ये लीफ है कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सारे लीफ कैसे दिखते इस प्रकार से। हम आंखों से देख के उसको पहचान सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और इसलिए इसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, भाई ये क्या इंडिकेट करता है? दे आर इंडिकेट, ये दोनों चीज क्या इंडिकेट करते हैं? ये एक ही इंडिकेट करते हैं कि सिमिलर फीचर्स, क्या करते हैं ये? सिमिलर फीचर बताते हैं सब में। और इस सिमिलर फीचर ही क्या करते हैं कि भाई सबकी जो ओरिजिन है, जो ओरिजिन है वो भले चाहे डिफरेंस हो, लेकिन इनका जो एंसेस्टर है, क्योंकि इनकी प्लांट की ओरिजिन है, इनके एनिमल्स की ओरिजिन, लेकिन जो इनका एनिमल जो एंसेस्टर्स है, ठीक है, जो एंसेस्टर पाया जाता है वो कैसा है? सेम है। एविडेंस, जो पहला एविडेंस आता है मॉर्फोलॉजिकल, कि भाई ये भले चाहिए इनका ओरिजिन अलग हो, ये प्लांट है या एनिमल से, लेकिन प्लांट का जो कोई ना कोई जो पहला होगा ना एंसेस्टर, वो सेम होगा, क्योंकि सबके लिए एक तरह है। एनिमल का जो पहला एंसेस्टर होगा सबका एक ही होगा, क्योंकि सबके आंखें सामने बताते हैं। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। लेकिन सेकंड आता है इसके बाद एनाटॉमिकल। ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, इवोल्यूशन का एनाटॉमिकल एविडेंस। भाई एना का मतलब क्या हुआ? एना, दूर मत जाना, वो वाला एना नहीं। एना इट मींस इंटरनल अपीयरेंस, ठीक है, इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल अपीयरेंस। अंदर से कैसे दिखते हैं, अंदर से उनकी ओरिजिन कैसी है, उनके फंक्शंस कैसे, अंदर से बोन कैसे, हड्डी फिट कैसे, उसको कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। अब ये एनाटॉमिकल एविडेंस एक्चुअली ये दो कैटेगरीज में किया जाता है, समझने के लिए समझो। ये होता है होमोलॉगस, ठीक है, एक होता है होमोलॉगस, और एक होता है एनालॉगस, एक होता है एनालॉगस। एक होता है होमोलॉगस, एक होता है एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब हुआ क्या? होमो मतलब सेम। भाई इनकी जो ओरिजिन होती है, इनकी जो ओरिजिन होगी वो कैसी होगी? सेम, ओरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एविडेंस बताता है। अब इनकी ओरिजिन क्या है भाई? सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। अब इनमें एग्जांपल समझो कि भाई ओरिजिन सेम। एग्जांपल लेते हैं मैन, ह्यूमन और बैट। देखो बैट एंड ह्यूमन दे आर दी मैमल्स, दोनों के दोनों मैमल्स हैं, लेकिन हमारे जो फ्लैप है, जो हाथ है, वो कुछ काम करने के लिए आते हैं, हम इससे काम करते हैं, लेकिन बैट क्या करता है अपने इस फोर लेग से? उड़ता है। इट मींस फंक्शन इज डिफरेंट। और ये बताता है कि क्या ओरिजिन सेम है, लेकिन भले चाहे फंक्शन डिफरेंट हो, लेकिन ओरिजिन सेम है। देन एनालॉगस, एनालॉगस का सेम है भी, ओरिजिन इज डिफरेंट, ठीक है, ओरिजिन इज डिफरेंट एंड फंक्शन इज सेम। आप बोलेंगे सर एग्जांपल्स, बिल्कुल, जैसे कि समझो भाई बटरफ्लाई और एव्स है, एव्स मतलब बर्ड्स। अभी बटरफ्लाई क्या करती है? उड़ती है। एव्स क्या करते हैं? वो भी उड़ते हैं, लेकिन एव्स, बर्ड्स एव्स है, उनकी ओरिजिन्स एव्स में आती है, और बटरफ्लाई की इंसेक्ट में, इंसेक्टा में। तो ये बताता है कि भले चाहे भी इनके ओरिजिन कैसे भी हो, इनकी फंक्शन कैसे भी हो, इनका एंसेस्टर क्या है? सेम है,
इनका एंसेस्टर सेम से, ये कहता है एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, आज भी हमारे हाथ देखो, बैट के देखो, द बोन्स आर लुक लाइक सिमिलर। ठीक है, लाइक भले चाहे वो उड़ने के लिए काम करते हो, बैट बैट मतलब कौन फड़फड़ फड़ वो करना वो। अब एक मूवी आई थी, वो सब उड़ता है, काला कचुआ दिखता है, उसको वटवाकुल कहते हैं शायद मराठी में उसको। चलो, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एविडेंस। सो इसको थोड़ा सा और ट्राई करते हैं बेटर। नेक्स्ट पेज ही लेते हैं। देन थर्ड आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, इज रियली इंपॉर्टेंट। वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। 6 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम कि सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, वो सारी चीज पढ़ेंगे। हमारा जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो सिस्टम लेवल पे आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, द पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट, राइट। ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास लंग्स है। तो ये हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन है जिनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता, एकदम वेस्टिजियल। अब ये समझने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, थोड़ी सी कहानी। चलो तो एक कहानी बता दे कि हुआ क्या कि आज से तकरीबन कुछ लाख साल पहले, कुछ लाख साल पहले हुआ क्या कि इंसान सब जंगल में रहते थे, सब जंगली, हम सब जंगली थे, वी आर एनिमल्स। और एक दिन हुआ क्या कि जंगल में लग गई आग। लेकिन अगर हम आग लगने से पहले देखें तो हम सब जंगल में रहते थे, और जंगल में खाना कैसा खाते थे, अनकुक फूड, कंदमूल, राइट, कंदमूल खाते थे हम, जो कि अनकुक थे। अभी अनकुक फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, क्योंकि सेलुलोज होता है अनकुक फूड में। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन होता था। ये अपेंडिक्स क्या करता था, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडेज नाम का एक हार्मोन रिलीज करता था, एंजाइम्स। और फिर ये एंजाइम जाके उस डाइजेशन को डाइजेस्ट के लिए हेल्प करता था, और फिर वो खाना डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन मैंने कहा था कि एक दिन क्या हो गई, जंगल में लग गई आग, फिर लग गई आग और पूरा जंगल खाक। और जंगल में सिर्फ जंगल नहीं मरे, कुछ मुर्गियां भी मरी, कुछ भुर्जी। अब फिर वो भुजी हुई मुर्गियां लोगों ने उठाई और खा के देखी, चकी वाह क्या स्वाद है। फिर उन्होंने कहा कि आज से हम खाना कैसे खाएंगे, कुक फूड खाएंगे। तो लोगों ने फायर लगाई, और फायर से रोज खाना एकदम पका के आने लगे, क्योंकि टेस्ट आ रही थी, और टेस्ट तो है तो सब बेस्ट है। तो टेस्ट टेस्ट तो आ रही थी, लेकिन जो ऑर्गन का काम था अपेंडिक्स नाम का, तो वो तो कम हो गया, राइट। और दिन ब दिन वो कुक फूड खाते गए, अपेंडिक्स कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो पहले इतना बड़ा था, अब सिर्फ इतना बचा है, कितना, इतना ठेंगा, इतना ठेंगा, इतना सिर्फ। एंड दिस इज द ट्रू फैक्ट। तो ये बताते कि हमारे बॉडी में पहले क्या थे, जो ऑर्गन थे आज डिनरेट हुए, जो डिग्रेड हो चुके, डी डेवलप्ड हो चुके, अनडेवलप हो चुके। तो ये बताता कि एविडेंस हमारे बॉडी में हम मंकीज की तरह थे। ठीक है, तो समझते हैं भैया वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, द degenerated और underdeveloped या भी undeveloped organ which cannot perform any specific function. Any specific function is called as vestigial organ. ठीक है, अब होता क्या है, ये हुआ कैसे कि भाई इन्वायरमेंट हमेशा क्या करता है, नेचुरल प्रोसेस से चेंजेस होना। इन्वायरमेंट हमेशा क्या करता है कि भाई जो ड्रास्टिक कंडीशन आ रही है उसको अडाप्ट करना है। इन्वायरमेंट खुद को हमेशा क्या करता है, इन्वायरमेंट जो कंडीशंस होते हैं, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम चेंजेस करते हैं, जो कि चेंजेस नेसेसरी भी है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम चेंजेस करते हैं, जो कि नेसेसरी भी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस होते हैं। और ये नेचुरल सिलेक्शंस, अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, धीरे धीरे चेंजेस लाता है। और जो ऑर्गन
जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे वो डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम्स। किसकी वजह से? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। क्या होता है? जो ऑर्गन इस्तेमाल हो रहा है इस चेंजेस के कारण, कंडीशंस के कारण वो डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के साथ। ठीक है, दे कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। भाई इसके सर मैं हमें एग्जांपल बताइए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें एग्जांपल चाहिए। अब एग्जांपल सही क्या समझो कि हमारा जो बंदर को आपने देखा पूछ होती हुई, मैंने कहा था हम बंदर से नहीं आए, राइट, हम बंदर से नहीं आए, लेकिन हमारा जो एंसेस्टर था और बंदर का जो एंसेस्टर था वो एक था। इट्स मीन्स कुछ कैरेक्टर उसके बॉडी में पूछ के भी थे, तो हमको भी पूछ थी, हमको भी टेल थी, लेकिन टेल क्या होगी? गायब होगी, क्योंकि एक दिन मैंने कहा था जंगल में लग गई आग, जंगल जल गया, और फिर वो गई ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड तो पेड़ होते नहीं है तो ऊपर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो पूछ का काम तो खत्म हो गया। और क्या हुआ? पूछ का काम है ही नहीं तो उसको गायब करना ही बेटर होता है, राइट। तो जो टेल होती है वो हो चुकी है गायब। ठीक है, बचा क्या? सिर्फ वहां पे कुछ प्रूफ है, उसको कहते हैं कॉकिक्स। क्या कहते हैं उसको? कॉकिक्स। ये कॉकिस होता है। अब आज भी थोड़ा सा हमारे पीछे आप देखें तो उसको। देन वेस्टिजियल ऑर्गन, ये एयर पिन्ना का कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये एयर पिन्ना भी है। देन हेयर्स बॉडी पे, पहले के जमाने में हेयर्स उतना काम करते थे, आज कुछ काम नहीं करते। आज द रॉक को देखो आप, चाटी है फिर भी कैसा सांड दिखता है, मस्त, दुनिया का सबसे अमीर एक्टर में से एक है, खुला का खुला सांड दिखता है वो, ठीक है। देन अभी बताया अपेंडिक्स, राइट, अपेंडिक्स, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं इस अपेंडिक्स का, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अपेंडिक्स, हेयर, ईयर पिन्ना, कॉकिस, ये सारे। और विजडम टीथ, ये भी लिख सकते हैं आप, विजडम टीथ, इसकी भी अलग ही कहानी है भाई। ये विजडम टीथ कोई काम नहीं, 25 उम्र के बाद आता है, तकलीफ देता है, कुछ खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते, सिर्फ आता है और कहते हैं कि मुशार हो गए। तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैलियोंटोलॉजिकल्स, ठीक है, इसके बाद आता है 4th नंबर पे पैलियोंटोलॉजिकल। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट से लिख दो। पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फोसिल्स। पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है फोसिल्स की पढ़ाई, ठीक है, फोसिल्स की। अब फोसिल्स होते क्या है? इट्स रियली सिंपल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रिजर्व होता है जमीन के अंदर, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड्स दे कन्वर्टेड इनटू फोसिल्स, ठीक है। इट्स रियली सिंपल, सो नोट डाउन। fossils living organisms living organisms preserved for a long durations deep in the earth for a long time your durations, ठीक है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं फोसिल्स में, ठीक है। सो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी रिगार्डिंग। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि जो फोसिल्स है दे आर दी थ्रू द लाइट। फोसिल्स क्या करते हैं? दे आर थ्रू द लाइट, थ्रू द लाइट। कहां पे लाइट डालते हैं भैया? ऐसे थ्रो पे लाइट कहां पे डालते हैं? इवोल्यूशनरी प्रोसेस पे, क्योंकि ये ब्रीड हो जाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस पे, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस पे। और सबसे हमको ये इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, ऑफर टू डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, दे ऑफर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, क्योंकि हम वही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ रहे हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस।
पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका फोसिल्स। और फोसिल्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर अगर लंबे समय तक 800 साल तक, 1000 साल तक, 2000 साल, 5 30 हजार साल तक जब वो जमीन के अंदर से गड़े रहेंगे ना, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं फोसिल्स में। तो समझो आप वो गड़े रहते हैं, तो समझो आप आज से तकरीबन 20,000 साल पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म मरा था और उसके कैरेक्टर कैसे थे, वो तो हमको जमीन पे मिलेगा नहीं, क्योंकि कीड़ी मकोड़े उसको खा लेंगे और सारे खा लेंगे, उसकी छवि तो मिलेगी नहीं। तो ये छवि छप जाती है किसी पत्थर पे या किसी मिट्टी पे, और फिर हम जब निकालते तो वो बताता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस। ठीक है, अब ये पता कैसे लगे कि भाई ये 800 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 3000, 4000, 70 साल, 80,000, 90 साल, 2 लाख साल, 7 करोड़ साल? जब भी डायनासोर देखो आप, 7 करोड़ साल से पुराने, 7 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे, फिर भी आज उसके सबूत मिलते हैं फॉसिल्स के कारण। लेकिन ये पता कैसे लगाया जाता कि भैया कितने साल पुराना है? इसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। ठीक है, जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग, नोट डाउन दिस वर्ड, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या करता है? सिंपल प्रोसेस है, ये एज अंडरस्टैंड करता है। क्या काम है इसका? एज अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करता है। अंडरस्टैंड भाई कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना नहीं है, और किसकी मदद से? C14, कार्बन 14 की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, बताएंगे आपको ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। वैसे एक और होता है, ठीक है, कार्बन 12, लेकिन जो ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है ये कार्बन 12। कि कार्बन डेटिंग, जब हम जब कोई भी बॉडी मरती है ना, तो उसके बॉडी में से, जैसे मर गया, उसके बॉडी में से C14 नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज होता रहता है, कंटिन्यूसली रिलीज होता है। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई ये कितने साल पहले ऑर्गेनिजम्स मरा था। ठीक है, चलो, तो इसके तो 3 कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए कार्बन डेटिंग के। सबसे पहला, नोट डाउन, सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि भैया कोई भी चीज अगर मरी है तो वो टाइम बताते हैं, कितना टाइम हुआ है। ठीक है, टाइम पास हुआ है, कितना टाइम बीत चुका है, ये बता दे। ठीक है, सिंस द डेथ, सिंस डेथ, मरने के बाद कार्बन डेटिंग क्या करता है, तो कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मर जाती है उसके बॉडी में से एक रेडियो एक्टिव कार्बन रिलीज होता रहता है, और फिर कितना रेडियो एक्टिव कार्बन रिलीज हुआ उससे हम डिटेक्ट करते हैं कार्बन डेटिंग से, इसलिए हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट करता है किसकी? वही रेडियो एक्टिव कार्बन की, C14 की। ठीक है, C14 की ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये मेजरमेंट करता है। ठीक है, और इसका हमेशा एक प्रोपोर्शन रेशियो रहता है, किसका भाई? C14 का और C12 का, इसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए कार्बन डेटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब समझते भी इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। सो नोट डाउन यूजेस ऑफ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो पहला चीज भाई कि जितनी भी पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज है उसमें आपको कार्बन डेटिंग की पढ़ाई मिलेंगी। ठीक है, पहला पॉइंट, पैलियोंटोलॉजिकल, स्टडी ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल, स्टडी ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एज बताते, क्या बताते थे ये? एज पहले ही बता दिया, एज कैलकुलेट, एज कैलकुलेट। ह्यूमंस के जो स्कल्पचर होते हैं, ह्यूमन स्कल्पचर, उसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा आप लिख सकते हैं कि ये भाई इवोल्यूशन के जो एविडेंस होते हैं, है ना, इवोल्यूशन के, उसको भी हेल्प करता है, इवोल्यूशन के लिए मदद करता है। ठीक है, समझने के लिए। सो ये कुछ कार्बन डेटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये आपकी बुक में उतना दिया नहीं, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन इसके बाद एक आता है एविडेंस जिसका नाम है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग
लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या हुआ? कनेक्ट करने वाला दो चीजों को, ठीक है, दो ग्रुप को जोड़ने वाले को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। सो व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक? इट्स सिंपल आंसर्स। कनेक्ट, show the similarities, show अरे show the similarities of two groups, ठीक है, दो ग्रुप की सिमिलरिटी दिखाने वालों को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अब इसमें सबसे पहले आपके बुक में दिया गया है जिसका नाम है पेरीपैटस, ठीक है, पेरीपैटस, नोट डाउन दिस पॉइंट, पेरीपैटस। अब ये पेरीपैटस कौन से दो ग्रुप को जोड़ता है? पहला पहला एनिलीड, एनिलीड के कैरेक्टर बताता है, ठीक है, एनिलीड। दूसरा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। जब हम क्लास एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा एनिलीड्स आर्थ्रोपोडा होते क्या है, ठीक है, ये सारे पॉइंट। एनिलीड्स मतलब जिनके बॉडी पे सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है उनको कहा जाता है एनिलीड्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है भाई? जिनकी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो ओपन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, हमारा जो हार्ट होता है अंदर होता है, हमारे सारे वेन्स बॉडी के अंदर होते हैं, वो अंदर पड़ जाते हैं, हमारी क्लोज है, हमारे पास वेन्स है, आर्टरीज है प्रॉपर, तो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्लोज है। लेकिन आर्थ्रोपोड की इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होती है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दोनों कैरेक्टर जिस एनिमल्स में मिलते हैं उसका नाम है पेरीपैटस, और इसलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। चलो दूसरा आता है डकबिल, डक बिल, ठीक है, ये डकबिल को प्लेटिपस भी कहते हैं, ठीक है, प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये दो कैरेक्टर दिखाता है दो एनिमल्स के, कौन कौन से भाई? सिंपली एक होता है रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल के कैरेक्टर बताता है, और दूसरा ये मैमल के कैरेक्टर भी दिखाता है। आप बोलेंगे सर ये मैमल्स रेप्टाइल्स क्या है? तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे क्लास जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल मतलब ये देते एग्स, क्या देते भाई? ये एग्स, ठीक है, एग ले करते। रेप्टाइल पता ना, सांप, सांप के अंडे देता है ना, यस। मैमल्स क्या देते? ये बच्चों को जन्म देते सीधा, इनके पास मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मतलब क्या? दूध देने के लिए, राइट, सबने माँ का दूध पिया अभी, हम मैमल्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं, जिनके बॉडी में हेयर्स होते हैं उनको भी मैमल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कैरेक्टर जिनके पास हेयर भी है, मैमरी ग्लैंड है, और वो अंडे देते हैं, अंडे में से जो बकले उनको दूध पिलाते हैं। आपने देखा है कभी कि मुर्गी का पिल्लू, मुर्गी का वो कभी दूध पीते हुए दिखा? नहीं, क्योंकि थोड़ा और दिखेगा। लेकिन जो डकबिल होता है इसके पीले मैमरी ग्लैंड होते हैं इसके पास, और बॉडी पे हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड कनेक्टिंग लिंक। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, तीन ही दिया आपकी बुक में, और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग फिश, लंग फिश, लंग फिश। भाई फिश है लेकिन लंग, फिश के पास तो गिल्स होते हैं, तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक में डाला है। और इसके पास ये दो कैरेक्टर को जोड़ता है, पहला कि भाई ये फिश के कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है, फिश के। दूसरा एम्फीबियंस के, एम्फीबियन, ठीक है, ये एम्फीबियन के कैरेक्टर दिखाता है। एम्फीबियन मतलब क्या? एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, इनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास लंग्स होते हैं। फिश, भाई ये बिल्कुल फिश की तरह दिखती है, शोन फिश, इसके कारण इसको फिश कहा गया था, लेकिन ये फिश के पास लंग होता है। अब मेरे दोस्त ने एक दिन वीडियो भेजा था मुझे लंग फिश का, अल्टीमेट सर्वाइवल, अल्टीमेट सर्वाइवल लंग फिश। 4 सालों मिट्टी के एक ब्रिक्स होते ना, बिक्स, 4 साल उसमें पड़ी थी, ना पानी ना धूप ना खाना, कुछ नहीं, फिर भी वो जिंदा थी, फिर भी वो जिंदा थी, जिंदगी से लड़ते रही। और जैसे ही पानी आया, जिस दिन उसको पानी मिला, वो फिर से समुद्र में जाके, नदी में जाके वो तैरने लगे। अब छोटी छोटी चीजों पे हार मान जाते हैं भाई, 4 साल तक कुछ खाना पीना नहीं, सोचो क्या कंडीशन रहती है, और फिर भी वो सर्वाइव कर जाती है। अल्टीमेट सर्वाइवल बनो,
दिस रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आता है, इसके बाद लास्ट लंग फिश आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये बहुत आसान भी है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बता था कि समझो फिश है, हॉर्स है, मैन है, पीग है, इन सबका एम्ब्रियो, इन सबका एम्ब्रियो एकदम सेम दिखता है। मतलब कि भाई हम जब इनिशियल स्टेजेस में थे तब हम सब एकदम एक्सट्रीमली सिमिलर, कैसे दिखते थे हम, एक्सट्रीमली सिमिलर। और ये सिमिलर क्या बताता है, एक्सट्रीमली सिमिलर, इट मींस दैट कि भाई हम सबका एंसेस्टर एक ही है। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे साइंटिस्ट, यूरिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को साइंस पे भरोसा नहीं, कुछ लोगों को, कि भाई ये हॉर्स फिश, ये जब अब माँ के पेट में थे ना, ये सब एक जैसे दिखते हैं। तो ये एक जैसे क्यों है भाई, क्योंकि हमारा और सबका एंसेस्टर एक ही है। और यही बताता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो हमने सारे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देख लिए, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल, उसके बाद देखा हमने एनाटॉमिकल, उसके बाद हमने वेस्टिजियल ऑर्गन भी देखे, राइट। फिर उसके बाद हमने पैलेंटोलॉजिकल देखे, जिसमें हमने फोसिस पढ़ा। फिर उसके बाद देखिए हमने कार्बन डेटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखे कनेक्टिंग लिंक, प्लैटिपस, डकबिल, लंगफिश, एंड देन हमने देखा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो सारे एविडेंस आपको इंपॉर्टेंस है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।